साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल जॉइन विद रोजगारशाला में। साथियों आपको पता है हमारे उत्तर प्रदेश में आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए तैयारियां चल रही हैं, आयोग बन चुका है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने 3 बार घोषणा भी कर चुके हैं कि शिक्षक भर्ती आएगी। उसी की तैयारी के लिए साथियों मैं आपके लिए ईवीएस यानी कि पर्यावरण की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि एससीईआरटी से ली गई हैं। जो एससीईआरटी की क्लास 4 है वहां से पर्यावरण स्टार्ट होती है, वहीं से मैं साथियों कुछ शॉर्ट नोट्स के द्वारा आपको ईवीएस तैयार कराऊंगा। साथियों यकीन मानिए, जो नया आयोग बना है वह जो प्रश्न पूछेगा तो केवल वो ऑथेंटिक डाटा उठाएगा, जो कि एससीईआरटी बुक रही वहीं से प्रश्न पूछने की संभावना अधिक रहेगी, क्योंकि नया आयोग है, नया अनुभव है, उसी के आधार पर प्रश्न बनाएगा। तो आप प्लीज़ एससीईआरटी के अंदर जितना भी कंटेंट दिया हुआ है उसको तैयार कर लीजिए। और साथियों उसी की तैयारी के लिए मैं आपको इन नोट्सों के द्वारा, जो कि मैंने अपने हाथ से स्वयं लिखे हैं, एससीईआरटी की किताब से लिए गए हैं, तो उसी को करा रहा हूं। तो आप प्लीज़ पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, मैं पार्ट वाइज करके आपके लिए ईवीएस कंप्लीट कराऊंगा। इसी प्रकार एससीईआरटी की जितनी भी सोशल साइंस की बुक है, साइंस की बुक है, ईवीएस की बुक है, उन सभी को आपके लिए लगातार कराता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल से जुड़े और अपनी तैयारी को, अगर आपका सपना उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का है तो आप अपने सपने को केवल एससीईआरटी बुक से और ऑथेंटिक बुक से ही कवर कर सकते हैं। यूँ तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर क्लास दे रहे हैं, क्योंकि उनको सिलेबस का तो पता ही नहीं होता है, कहाँ से पता नहीं पढ़ाते हैं, उनकी रटी रटाई चीज़ होती है, उन्हीं को पढ़ाते रहते हैं। लेकिन सबसे पहले अपना सिलेबस देखिए, और जो ये कंटेंट है साथियों आप पढ़कर आए हैं, डीएलएड की जो बुक्स होती हैं वही कंटेंट उनमें है और वही एससीईआरटी की बुक में है साथियों। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ऑथेंटिक बुक जो उत्तर प्रदेश सरकार ने चला रखी है अपने स्कूलों में, सबसे पहले उनको तैयार करिए। उनको तैयार करने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अदर बुक से मिलता है उनको तैयार करिए, क्योंकि जो भी चीज़ें आयोग या बोर्ड पूछता है वो केवल ऑथेंटिक डाटा उठाता है, जो कि उनकी ही बुक में या फिर एनसीईआरटी की बुक में दिया हो या फिर एससीईआरटी की बुक में दिया हो। आपने कभी देखा हो जब आप सीटेट का एग्जाम देते हैं तो वहाँ से ईवीएस जो पूछी जाती है, साथियों मैं यकीन करके कहता हूँ, अपने अनुभव के हिसाब से कहता हूँ कि डायरेक्ट ईवीएस का जो कंटेंट होता है वो एनसीईआरटी की बुक से उठाया जाता है। इसी प्रकार जो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का एग्जाम होगा, शिक्षक भर्ती की परीक्षा होगी, वो डायरेक्ट साथियों एससीईआरटी की बुक से उठाई जाएगी, चाहे वो यूपी स्पेशल हुआ, चाहे वो साइंस हुई साथियों, चाहे वो सोशल साइंस हुई, चाहे वो ईवीएस हुई। उसी के लिए मैं आपको तैयारी करा रहा हूं साथियों। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले वही वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं साथियों। थोड़ा इसमें मैंने इन्फॉर्मेशन में थोड़ा टाइम लिया है, लेकिन वो सारा टाइम साथियों मैं आपका बेकार नहीं होने दूंगा। आपको लाइन टू लाइन जो बुक्स में लिखा हुआ है वही कराऊंगा साथियों। तो स्टार्ट करते हैं। साथियों स्टार्ट करते हैं अपने कंटेंट को। इसमें जो कक्षा 4 का ये पर्यावरण की बुक से लिया गया है। सबसे पहले देखते हैं साथियों परिवार। इसमें बुक में लिखा गया है परिवार के बारे में। तो साथियों परिवार किसको कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए साथियों। परिवार किसे कहते हैं कि जिन लोगों के साथ में हम लोग रहते हैं वो सभी हमारा परिवार होता है, पता है आपको। जैसे कि हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे दादा दादी, वो सभी हमारे परिवार का क्या होते हैं, हिस्सा होते हैं। तो जिन लोगों के साथ में हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं, परिवार कहते हैं, वही हमारा परिवार होता है साथियों। वहीं यहाँ पर परिवार की कैटेगरी बताई गई है कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों एक होता है आपका एकाकी परिवार और एक होता है साथियों संयुक्त परिवार। अगर मैं बात करता हूँ एकाकी परिवार की साथियों, तो जो एकाकी परिवार होता है ना, उसमें क्या होता है, बहुत कम लोग रहते हैं। कैसे लोग रहते हैं एकाकी परिवार में साथियों, कम लोग रहते हैं। वहीं जो एकाकी परिवार में कौन कौन रहते हैं, एकाकी परिवार में साथियों माता पिता रहते हैं और उनके बच्चे होते हैं केवल, उसे क्या कहते हैं, एकाकी परिवार कहते हैं। माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं एकाकी परिवार में, और एकाकी परिवार में केवल कम लोग रहते हैं साथियों। वहीं बात करते हैं साथियों संयुक्त परिवार की। अगर मैं संयुक्त परिवार की बात करूं साथियों, तो संयुक्त परिवार में जो लोगों की संख्या होती है वो कैसी होती है साथियों, ज़्यादा होती है। पहली बात, जो संयुक्त परिवार में लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। अब संयुक्त परिवार में कौन कौन रहते हैं साथियों, उन माता पिता रहते हैं, पता है आपको, उनके साथ दादा दादी भी रहते हैं साथियों,
चाचा चाची भी रहते हैं, ताऊ ताई भी रहते हैं और उन सभी के बच्चे भी रहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। अब आगे देखते हैं साथियों, और ये सभी जो कैंडिडेट रहते हैं साथियों, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके बच्चे, वो सभी साथियों एक ही घर में रहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई साथियों? आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ साथियों, जैसे कि इसमें एक बात लिखी गई है कि जो पहली पाठशाला होती है बच्चे की, जो बच्चा सबसे पहले सीखता है वो कहाँ से सीखता है? आपको पता होना चाहिए, परिवार से ही सीखता है। जितनी भी बातें बच्चा अपने बचपन में सीखता है साथियों, वो अपने परिवार से ही सीखता है। चाहे वो अच्छी बातें रही हों, चाहे वो बुरी बातें रही हों, चाहे वो गालियाँ देना सीखता हो, चाहे वो किसी का अभिवादन करना सीखता हो। जिस प्रकार उसको अपने परिवार में माहौल मिलता है, वातावरण में, परिवार के वातावरण में जो माहौल मिलता है, उसी प्रकार बच्चा कुछ सीखता है। चाहे वो अपने माँ बाप से सीखता हो, चाहे अपने दादा दादी से सीखता हो, किसी भी पर्सन से सीखता हो, वो केवल सबसे पहले अपने परिवार से ही सीखता है। और किताब में लिखा हुआ है कि जो बच्चा होता है उसकी जो पहली शिक्षक होती है वो कौन होती है साथियों? उसकी माँ होती है। माँ ही बच्चे की सबसे पहली शिक्षक होती है। इसलिए माँ को अपने बच्चे पर बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए और उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाते रहना चाहिए साथियों, क्योंकि सबसे पहली ही शिक्षक बच्चे की माँ होती है। आगे देखते हैं साथियों, जो बुक में लिखा हुआ है उसी को करा रहा हूँ साथियों। अब इसमें कुछ स्थानीय पेशे और व्यवसाय के बारे में दिया गया साथियों बुक में। जो हमारे स्थानीय पेशे कौन कौन से होते हैं आपने कभी देखा हो, जैसे कि लकड़ी के कारीगर होते हैं, जो जिनको हम बढ़ई कहते हैं। वो लकड़ी के सामान बनाते हैं, लकड़ी की मेज, कुर्सी, जो भी सामान लकड़ी के बनते हैं साथियों, वो कौन बनाते हैं? लकड़ी के कारीगर बनाते हैं, और उनको हिंदी में बढ़ई कहते हैं साथियों। शुद्ध भाषा में क्या कहते हैं? बढ़ई कहते हैं। अब दूसरा होता है साथियों कपड़े के कारीगर। आपको पता होगा कपड़े के भी कारीगर होते हैं। इनको वो कपड़े को बुनकर बनाते हैं या फिर कपड़े पर छपाई करके बनाते हैं। जिस प्रकार भी कपड़े को बनाया जाता है उनको क्या कहते हैं? कपड़े के कारीगर कहते हैं। जैसे कि हस्तशिल्प के द्वारा कपड़ों को तैयार किया जाता है, लघु उद्योग के द्वारा कपड़ों को तैयार किया जाता है, वो सभी क्या होते हैं? कपड़े के कारीगर होते हैं। इसी प्रकार खेती करने वाले होते हैं साथियों। अब आपको पता होगा कि खेती करने वाले कौन होते हैं साथियों? इनको किसान कहते हैं। विभिन्न प्रकार की फसलों को उपजाते हैं साथियों, हमको अन्न प्रदान करते हैं। गेहूँ, धान, चावल, जितनी भी खाद्य वस्तु होती है हमारे खाने की फसलों के द्वारा, उन सभी को कौन पैदा करता है साथियों? किसान करता है। इसी प्रकार राजगीर होते हैं साथियों। राजगीर किसको कहते हैं? राजगीर साथियों उसको कहते हैं जो मकान बनाते हैं, बड़ी बड़ी मंजिल बनाते हैं साथियों, इमारत बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं? कारीगर कहते हैं। और देसी भाषा में क्या कहते हैं साथियों? कहीं कहीं इनको मिस्त्री भी कहते हैं साथियों। अब आगे चलते हैं अगली बात पर। अगली बात क्या कह रहा है साथियों कि जो साथियों लकड़ी, जो मिट्टी के जो कलाकार होते हैं उनका जो व्यवसाय होता है मिट्टी के कलाकार का, वो उनको क्या कहते हैं साथियों? हम स्थानीय भाषा में कहीं कहीं कुम्हार भी कहते हैं, कुम्हारी कहते हैं साथियों। जो मिट्टी के बर्तन जो कलाकार होते हैं, जो मिट्टी का जो कलाकार होता है साथियों, उसकी कुछ मतलब उसके जो वस्तु होती है बनाने की, उनके बारे में चर्चा की गई है। जैसे कि चक्रेटी होती है। अब चक्रेटी किसको कहते हैं बताइए मुझको साथियों? चक्रेटी कहते हैं, जैसे कि कुम्हार होता है, उसके पास बर्तन बनाने के लिए एक चाक होता है। उस चाक को घुमाने के लिए जो उपकरण प्रयोग में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? चक्रेटी कहते हैं। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कुम्हार को बर्तन बनाते समय, तो वो क्या करता है, जैसे कि वो बर्तन बनाता है तो उसके चाक की जो गति होती है वो स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है। जैसे ही उसकी गति धीमी हो जाती है, वह अपनी चक्रेटी से उसकी स्पीड को, उसकी गति को बढ़ा देता है। उसे क्या कहते हैं साथियों? चक्रेटी कहते हैं। ऐसे ही उसका एक उपकरण होता है साथियों गुलवी। गुलवी किसे कहते हैं साथियों? गुलवी कहते हैं जो उसका चाक होता है कुम्हार का, उसमें एक छेद होता है, जिस छेद में वो अपनी चक्रेटी को फंसाता है, उसे क्या कहते हैं? गुलवी कहते हैं। कई बार पूछा भी जा सकता है साथियों, कभी भी पूछा जा सकता है। ये सब बेसिक जानकारियां हैं, लेकिन किसी विषय को पढ़ने से पहले उसकी बेसिक जानकारी साथियों होना अति आवश्यक है। इसलिए आपको ईवीएस की कक्षा 4 की किताब को बड़े ध्यान से पढ़ना होगा। उसके बाद 5 को पढ़ाऊंगा, उसके बाद जितनी भी चीज़ें होंगी उन सभी को कराऊंगा साथियों। अगर आपको बेसिक जानकारियां होंगी, आपका बेस कंप्लीट होगा, तो आपको पढ़ने में कोई भी परेशानी पैदा नहीं होगी। आगे देखते साथियों कुंडी। एक उपकरण होता है कुंडी। कुंडी किसको कहते हैं साथियों? जो कुम्हार होता है जब बर्तन बनाता है तो अपने पास उसको बर्तन बनाते समय मिट्टी में लगाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो जिस बर्तन में पानी को रखता है वो अपने पास में, उसे क्या कहते हैं? कुंडी कहते हैं। यानी कि
चाक पर काम करते समय पानी रखने वाला बर्तन, उसे क्या कहते हैं? कुंडी कहते हैं। अगला उपकरण साथियों थापा और पिंडी। ये थापा पिंडी क्या होता है साथियों? जैसे कि आपने कभी देखा होगा जब कुम्हार बर्तन बनाता है तो कभी कभी तो अंदर से अपने बर्तन को जब उसको जो यानी कि आकार देता है, आकार रखने के लिए अपने हिसाब से, तो अंदर से पीटता है और बाहर से भी पीटता है। तो अंदर और बाहर से बर्तन की पिटाई करने के लिए कुम्हार के द्वारा जो उपकरण उपयोग में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? थापा और पिंडी कहा जाता है साथियों। आगे देखते हैं साथियों, किताब में कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई थी, उनको देखते हैं। जैसे उपकरण और उपयोग। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो स्टेथोस्कोप होता है उसको हिंदी में साथियों आला कहते हैं। उसका उपयोग किसके काम में आता है? जैसे कि दिल की धड़कन को सुनने में किसका उपयोग किया जाता है साथियों? स्टेथोस्कोप यानी कि आला का उपयोग किया जाता है, यानी कि दिल की धड़कन कितनी इसकी है साथियों। अब आगे देखते हैं रक्तचाप मीटर। रक्तचाप मीटर का उपयोग किसमें किया जाता है साथियों? रक्त के दबाव को रिकॉर्ड करने के लिए, यानी कि रक्त का दबाव कितना है, यानी कि ब्लड प्रेशर कितना है उसका, रक्त का चाप कितना है साथियों, यानी कि कितनी स्पीड से उसका रक्त प्रवाह हो रहा है साथियों बॉडी के अंदर, उसे रिकॉर्ड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रक्तचाप मीटर का, यानी कि बीपी मशीन का उपयोग किया जाता है। वहीं अगला है साथियों स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच का उपयोग किया जाता है साथियों समय को रिकॉर्ड करने के लिए, यानी कि कोई व्यक्ति, कोई धावक है, वो दौड़ रहा है तो उसने कितने समय में कितनी दूरी तय की साथियों, उसे क्या कहते हैं? स्टॉप वॉच कहते हैं। या फिर हम जब आपने कभी कभी अब स्टॉप वॉच आते साथियों, स्मार्ट वॉच के द्वारा आप अपने यानी कि नापते हैं कि आज हम कितना चले, आज हमने कितनी दूरी तय की, आज हमने कितने कदम दूर तय किए। तो उसके लिए क्या किया जाता है? स्टॉप वॉच का समय को रिकॉर्ड करने के लिए क्या किया जाता है साथियों? स्टॉप वॉच का प्रयोग किया जाता है। वहीं थर्मामीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? शरीर का तापमान मापने के लिए, यानी कि किसी व्यक्ति का तापमान कितना है, यानी कि उसको बुखार है कि नहीं है, उसको फीवर है कि नहीं है, उसके लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। वहीं साथियों वजन मशीन का उपयोग किसी व्यक्ति के या किसी भी वस्तु के वजन को मापने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं साथियों, आगे बात कही गई है अपशिष्ट पदार्थ किसको कहते हैं? इसको देखेंगे। अपशिष्ट यानी कि अपशिष्ट का मतलब क्या होता है साथियों? अपशिष्ट का मतलब होता है यानी कि अनयूजुअल चीज, अनयूजुअल वस्तु। जैसे कि दैनिक जीवन में विभिन्न कार्यों के दौरान कई अनुपयोगी पदार्थ बचते हैं, उन्हें हम कचरा या अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। आप जानते होंगे जैसे कि हम जब किसी वस्तु का यूज करते हैं उसके बाद में कुछ ऐसी चीज़ या वस्तु बच जाती है जिसका हमको लाइफ में अब कभी भी उपयोग नहीं कर सकते हैं उसका उपयोग, तो उसे क्या कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। जैसे कि साथियों कहते हैं, जैसे कि आपने कभी देखा होगा हम फल खाते हैं, फल में से हम छिलका उतार देते हैं तो छिलके का कोई ऐसा उपयोग नहीं है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो, तो उसको हम फेंक देते हैं या फिर किसी ऐसे स्थान पर रख देते हैं जहाँ पर किसी को हानि नहीं हो साथियों, उसे क्या कहते हैं? ऐसे हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका उपयोग हम यानी कि जिनका उपयोग हम आगे नहीं कर पाएंगे, उन्हें क्या कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। आगे देखते हैं साथियों कचरा प्रबंधन के बारे में किताब में कुछ बातें लिखी गई हैं, उनको देखते हैं। साथियों कचरा प्रबंधन किसको कहते हैं? जैसे कि हम जब वस्तुएं उपयोग में करते हैं तो जो वेस्टेज यानी कि बेकार पदार्थ यानी कि अनुपयोगी पदार्थ बच जाता है उसका प्रबंधन हम किस प्रकार से कर सकते हैं? यानी कि हम खुले में वैसे ही उसी प्रकार यानी कि बेकार उसको फेंक देते हैं, जैसे कि अन्य जीव जंतुओं को उससे हानि हो और अन्य लोगों को उससे परेशानी हो, ऐसे थोड़े फेंक देंगे। उसका एक सिस्टम से प्रबंधन करना होता है, यानी कि जैसे कि एक कचरे का उचित निस्तारण। जैसे कि हमारे घर में जो कचरा होता है उसको हम कहाँ रखते हैं, यानी कि उसका एक तरीके से सिस्टम के द्वारा उसका प्रबंधन किया जाता है साथियों। जैसे कि सड़ने योग्य खाद तैयार करने में आपने कभी देखा होगा साथियों, जब हम खेतों में फसल पैदा करते हैं धान वगैरह की, तो या फिर किसी यानी कि किसी दलहन फसल की पैदा करते हैं तो किसान क्या करते हैं? किसान जब उस दलहन फसल को काट देते हैं तो काट करके ऊपर से काट करके उस फसल को अपने खेत में ही यानी कि दलहन फसल के उनके जो यानी कि छिलका बचता है उसका फिर जो भी वेस्टेज पदार्थ बचता है उसको खेत में ही जोत देते हैं। उससे होता क्या है साथियों? उससे खाद तैयार होता है। आपको पता होगा जब हमारे घरों से कुछ ऐसा पदार्थ निकलता है कूड़े के द्वारा जो यानी कि जिसका अपघटन नहीं हो सकता है, यानी कि जो सड़ गल करके मिट्टी का रूप धारण कर लेगा, तो उससे क्या कर देते हैं? एक अलग स्थान पर रख देते हैं और कुछ समय के बाद साथियों वो किसानों का क्या खाद बन करके तैयार हो जाता है जो अपनी फसलों में डालता है, जिससे उसकी फसल साथियों अच्छी होती है। इसी प्रकार एक तरीका तो ये होगा कि सड़ने योग्य जो वस्तु होती हैं उनको हम खाद बना करके उपयोग में ले सकते हैं।
और दूसरा साथियों जो सड़ नहीं सकती हैं, जैसे कि उनको 4 प्रकार से हम प्रबंधन कर सकते हैं उनका। जैसे कि साथियों सबसे पहले साथियों प्लास्टिक होता है, आपने देखा होगा जैसे प्लास्टिक की जो पॉलीथीन वगैरह होती हैं उनका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, उसी का उनका मतलब कैसे हम कम कर सकते हैं। उनको 4 प्रकार से उनको 4R के नाम से जाना जाता है। नंबर 1 होता है साथियों रिड्यूस करना, यानी कि उसका कम करना, यानी कि ऐसी चीज़ें प्लास्टिक या फिर अन्य चीज़ों की बनी हुई जिनका हम अपघटन नहीं कर सकते हैं, जिनका मतलब मिट्टी के रूप में फॉर्म नहीं बन सकता है, उसका उपयोग हम कम कर दें। पहली बात तो जैसे कि हम कभी जाते हैं बाजार में कोई वस्तु खरीदने के लिए तो वो हमको पॉलीथीन देता है, तो उससे कहेंगे तो हम अपने साथ एक प्लास्टिक का थैला नहीं, एक यानी कि एक कपड़े का थैला लेके जाएं या फिर किसी ऐसी चीज़ का थैला लेके जाएं जो हमको पॉलीथीन की आवश्यकता ना हो। यानी कि हमको ऐसी चीज़ों का जो उपयोग है वो कम कर देना स्टार्ट कर देना चाहिए साथियों। अब दूसरी बात मना कर दे, जब कोई व्यक्ति कहता है कि हम आपको पॉलीथीन में कोई सामान दे रहे हैं तो उसे मना कर दीजिए, नहीं, हम अपने साथ में कुछ उपकरण लेके आए हैं, कुछ वस्तु लेके आए हैं, उसमें ही रख करके ले जाएंगे। तीसरी चीज़ साथियों पुनः प्रयोग करना, यानी कि रीयूज करना, यानी कि एक ही थैली है अपने पास, बार बार उसी को हम बाजार में लेके जा रहे हैं, उसी में सामान रख करके ला रहे हैं, यानी कि चीज़ों का बार बार पुनः साथियों क्या प्रयोग। चौथा है साथियों पुनः चक्रण, यानी कि आपको पता होगा जो ये प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं इनका पुनः चक्रण भी होता है साथियों, यानी कि इनसे जैसे कि प्लास्टिक की बोतल बनाई जाती है, प्लास्टिक की पॉलीथीन बनाई जाती हैं, प्लास्टिक के बहुत सारे उपकरण उनका बार बार रिसाइकिल करके उनका प्रयोग किया जाता है साथियों। ये बात समझ में आई कि नहीं आई साथियों? यदि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखते हैं साथियों, अगला टॉपिक किताब में दिया गया है साथियों संतुलित आहार। संतुलित आहार के बारे में हम देखते हैं साथियों। संतुलित आहार किसको कहते हैं? यानी कि वह भोजन जिसमें ऊर्जा देने वाले पदार्थ, शरीर की वृद्धि करने वाले पदार्थ तथा रोगों से सुरक्षा करने एवं शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने वाले पदार्थ संतुलित मात्रा में हों तो उनको क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहा जाता है साथियों। अब इसमें क्या कहा गया है साथियों, यानी कि हम जो भोजन खाते हैं उस भोजन में जो हमको ऊर्जा देने वाले पदार्थ होते हैं और हमारे शरीर की जो वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं और हमारे शरीर को जो रोगों से बचाते हैं साथियों, और जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करते हैं और करने वाले जो पदार्थ होते हैं जिसको हम खाते हैं उसी को क्या कहते हैं साथियों? संतुलित आहार कहते हैं। अब साथियों एक पॉइंट दिया गया है बुक में, जो हमारा दूध होता है साथियों, मिल्क होता है, वो संपूर्ण आहार माना जाता है। यानी कि संपूर्ण आहार का मतलब जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हो वो सारी आवश्यक चीज़ें हमारे दूध में प्राप्त हो जाती हैं साथियों। अब अगला बात करते हैं साथियों, जो साथियों संतुलित आहार के अवयव कौन कौन से होते हैं उनके बारे में देखेंगे। जैसे कि साथियों इसमें एक दिया गया है प्रोटीन। जो प्रोटीन होता है साथियों वो शरीर की वृद्धि करने में क्या होता है? ग्रोथ करने में सहायक होता है। उसी प्रकार जो विटामिन और खनिज लवण होते हैं साथियों वो क्या करते हैं? रोगों से रक्षा करते हैं हमारी, और शरीर को प्रतिरोधक, रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर पैदा करते हैं। क्या? विटामिन और साथियों खनिज। विटामिन कौन कौन सी होती हैं? ए, बी साथियों, सी, डी, ई, के, ये विटामिन होती हैं साथियों। और विटामिन B12, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 ये सब क्या होती हैं? बी कॉम्प्लेक्स होती हैं साथियों। वहीं साथियों खनिज लवण में जैसे फॉस्फोरस, आपका साथियों कैल्शियम, ये सभी सब के क्या होते हैं? आयरन की कमी से होने वाले रोग, कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग साथियों, और फॉस्फोरस की कमी से होने वाले रोग, ये सभी क्या होते हैं साथियों? खनिज लवण होते हैं। अब आगे देखते हैं साथियों अगला कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है साथियों? शरीर को काम करने की शक्ति प्रदान करता है। अगर साथियों एक होता है साथियों वसा साथियों फैट क्या होता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अब साथियों दोनों के दोनों शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन अगर हमें कार्बोहाइड्रेट की बात करूं साथियों, ये शरीर को इंस्टेंट यानी कि तुरंत एनर्जी प्रदान करते हैं। आपने कभी देखा होगा, आप क्या जिम में जाते हैं, जिम में वर्कआउट करते हैं तो अपने साथ क्या लेके जाते हैं? प्री आउट यानी कि प्री वर्क लेके जाते हैं, यानी कि काम करने से पहले पी लेते हैं, यानी कि या फिर ग्लूकोज पीते हैं, बहुत सारे केला खा लेते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? आलू खा लेते हैं, आलू दही खा लेते हैं। ये सभी जिम में यूज करते हैं बंदे। ये क्या करते हैं? ये बॉडी को एकदम से एनर्जी प्रदान करने वाली चीज़ें होती हैं। इन सब में क्या होता है साथियों? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इन सभी को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जैसे कि आपने कभी देखा होगा जिम जाने से पहले वो क्या खाते हैं? यानी कि ऐसी सारी चीज़ें खाते हैं साथियों, से कि कहते हैं कि बटर स्कॉच खाते हैं, यानी कि जिसमें यानी कि मूंगफली खाते हैं। ये सभी क्या है? इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करती हैं। जैसे बसा एनर्जी प्रदान करता है, पता है, लेकिन ये क्या है? देर से करता है। हमारी बॉडी के अंदर फैट जमा होता है। अगर हम
2 दिन खाना भी नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जितना भी फैट इकट्ठा है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रदान करता रहेगा लगातार, हमको थकान महसूस नहीं होने देगा। ये यानी कि देर से फायदा कर एनर्जी देता है बसा, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो इंस्टेंट यानी कि तुरंत ही एनर्जी प्रदान कर देता है। आगे देखते हैं साथियों, आगे बुक में मधुमक्खी पालन के बारे में कुछ बात कही गई है, उसको देख लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो मधुमक्खी होती है वो क्या करती है, मधुमक्खी हमको शहद देती है, यानी कि एक जैविक यानी कि ऑर्गेनिक शहद का निर्माण कौन करता है साथियों, मधुमक्खी करती है। अब मधुमक्खी के पालन के बारे में कुछ बातें बुक में कही गई हैं जो कि महत्वपूर्ण है साथियों, अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि छत्ता, जो छत्ता होता है जो मधुमक्खियों के रहने का एक क्या होता है साथियों, एक निवास स्थान होता है, छत्ता कहते हैं उसको। छत्ता किसको कहते हैं, जहाँ पर मधुमक्खियाँ निवास करती हैं। वहीं साथियों अब इसमें कुछ मधुमक्खी के बारे में बात कही गई है कि कितने प्रकार की मधुमक्खी होती हैं, यानी कि जो छत्ता होता है मधुमक्खियों का वो उसमें साथियों 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। नंबर 1 होती है साथियों रानी मक्खी, रानी मधुमक्खी, एक होती है नर मधुमक्खी साथियों, और एक होती है साथियों मादा, जिसको हम श्रमिक मधुमक्खी भी कहते हैं। ये 3 प्रकार की मधुमक्खी के छत्ता में मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं। वहीं साथियों प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है, यानी कि एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडा देने का काम करती है। इस रानी मधुमक्खी का काम केवल इतना है साथियों, ये बच्चे यानी कि ये अंडे देती है, बच्चे नहीं देती, अंडे देती है। और साथियों रानी जो मधुमक्खी होती है इसका जीवन काल कितना होता है साथियों, 3 वर्ष होता है। केवल इसका एक ही काम है, बस ऑर्डर देना। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, केवल अंडे देना, इसका और कोई अन्य काम नहीं है। उसके बाद साथियों एक आती है श्रमिक मधुमक्खी, जो सबसे यानी कि श्रमिक का मतलब आप समझ गए होंगे कि काम करने वाली है, यानी कि सबसे ज़्यादा काम करने वाली मधुमक्खी कौन सी होती है, श्रमिक मधुमक्खी होती है। इसका काम क्या क्या होता है, यानी कि छत्ते के अंदर मोम पैदा करना, छत्ते को बनाना, छत्ते की सफाई को करना, वह सुरक्षा करना, फूलों की खोज करना तथा रस को एकत्रित करना और रस से शहद बनाना और अंडों की देखभाल करना, ये सभी काम मादा मधुमक्खी के हैं साथियों, यानी कि श्रमिक मधुमक्खी के काम हैं। और साथियों जो ये श्रमिक मधुमक्खी होती है तो इसका जो जीवन काल होता है साथियों, जो रानी मधुमक्खी होती है उसकी तुलना में बहुत कम होता है, यानी कि इसका जीवन काल केवल 40 से 45 दिन का होता है। ये सारी चीज़ें बुक में लिखी गई है साथियों, मैंने आपके लिए स्पेशल में नोट बनाया है और नोट बना करके इनको लिखा है अलग से। अब अगली लाइन है साथियों, मादा मधुमक्खियाँ डंक मारती हैं। मादा मधुमक्खियाँ जो हम कभी आपने देखा होगा, आपके जीवन में कभी ना कभी मधुमक्खी आपको खाई होगी, जो डंक मारने का काम करती है वो कौन सी करती है, मादा मधुमक्खी करती है, क्योंकि वो काम करती रहती है बेचारी, इरिटेट हो जाती है काम करते करते, उसको गुस्सा आ जाता है और फिर आप उसको परेशान करते हैं तो आप में वह डंक मार देती है। आई समझ में नहीं आई। और साथ ही जो इसका डंक होता है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। जो चींटी होता है उसके डंक में भी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है साथियों, कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है साथियों कि जो मधुमक्खियों का जो पालन है, तो ये यहाँ से प्रश्न पूछा गया साथियों, जो मधुमक्खियों का पालन एक विशेष प्रकार के बॉक्स में रखकर किया जाता है, उस जिसे मधुमक्खी शाला कहते हैं। और साथियों जो मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है साथियों, एपीकल्चर। इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे, जो मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, मधुमक्खी के पालन करने को क्या कहा जाता है, एपीकल्चर कहा जाता है। आगे देखते हैं, आगे साथियों कुछ जंतु दिए गए हैं, उनको पालन, उनके बारे में पालन किस में किया जाता है, जैसे कि आपने कभी पढ़ा होगा मधुमक्खी पालन ये एपीकल्चर है साथियों, रेशम कीट पालन ये सेरीकल्चर है साथियों, वहीं मछली पालन ये पीसीकल्चर है साथियों। जब बात करें मछली पालन की तो उसे कहते हैं साथियों क्या, पीसीकल्चर। लेकिन बात करें कि मछलियों का अध्ययन, उसे कहते हैं साथियों इक्तियोलॉजी। ये बात हमेशा याद रखनी है, अगर केवल मछली पालन की बात करें तो उसे पीसीकल्चर कहेंगे, और मछलियों का अध्ययन की बात करें तो उसे इक्तियोलॉजी कहा जाता है। अब साथियों एक पॉइंट आता है कि सिल्वीकल्चर किसको कहते हैं, ये काष्ठीय संवर्धन या लकड़ियों का संवर्धन साथियों, जो लकड़ी होती है उनका रख रखाव, उनकी विशेष प्रकार से सुरक्षा, उनका संवर्धन, उसे क्या कहते हैं साथियों, सिल्वीकल्चर कहते हैं। अगर लकड़ियों का अध्ययन की बात करें साथियों, अगर लकड़ियों के अध्ययन की बात करें तो उसे कहते हैं डेंड्रोलॉजी। अगर लकड़ियों के संवर्धन की बात करें उसे कहते हैं सिल्वीकल्चर। ये बात हमेशा याद रखनी है, अगर लकड़ियों के अध्ययन की बात करें तो डेंड्रोलॉजी, और लकड़ियों के संवर्धन की बात करें तो उसे क्या कहते हैं साथियों, उसे कहते हैं सिल्वीकल्चर। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं बुक में साथियों, उनको याद कर लेते हैं, जो कि परीक्षा में कई बार इनको पूछा जा चुका है और साथियों पूछ जाने की संभावना हो सकती है, क्योंकि ये ऑथेंटिक बुक एससीईआरटी की बुक में लिखी हुई बातें हैं सभी। जैसे कि माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, दूसरी फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी ये पक्षियों का अध्ययन, सेरोलॉजी ये छिपकलियों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी वृक्षों यानी कि वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। मैं अभी बताया ना, अगर वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन की बात करें
तो ये डेंड्रोलॉजी है। और वृक्षों एवं झाड़ियों के संवर्धन की बात करें तो ये सेरिकल्चर साथियों। क्या? ये सिल्वीकल्चर। क्या? सिल्वीकल्चर। वही साथियों पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। ये सभी चीज़ें किताब में लिखी गई है साथियों। और किताब से अलग जितनी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बातें रहेंगी उन सभी को भी मैं इसमें ऐड ऑन करता चलूँगा। आप इसको तैयार कर लेना, आपको EVS को पढ़ने की कहीं से आवश्यकता ही नहीं है साथियों। अब आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें और साथियों। आज इसमें बात कही गई साथियों दुनिया में मशहूर पश्मीना। इस पश्मीना के बारे में साथियों बुक में कुछ बातें लिखी गई हैं, उन बातों को बता रहा हूँ आपको। जैसे कि इसमें लिखा गया है साथियों, जो पश्मीना शब्द है साथियों ये फारसी भाषा के पश्म शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बुनाई योग्य फाइबर या ऊन। जिस ऊन या फाइबर से हम बुनाई करते हैं तो उसे क्या कहते हैं साथियों? पश्म कहते हैं। और ये पश्मीना शब्द पश्म से बना है, जो कि फारसी भाषा का शब्द है। अब आगे देखते हैं साथियों, लद्दाख के चांगपा जनजाति द्वारा पाली जाने वाली चांगथांगी पश्मीना बकरियों से प्राप्त ऊन से पश्मीना शॉल बनाई जाती है। कई बार पूछा गया है सीटेट में भी इस क्वेश्चन को कि जो पश्मीना शॉल है वो कहाँ पर बनाई जाती है? पहली बात तो लद्दाख में। किसके द्वारा? चांगपा जनजाति के द्वारा। और कौन इसको प्रदान करता है इस पश्मीना को? तो एक विशेष प्रकार की बकरी होती है लद्दाख में, और यानी कि चांगथांगी पश्मीना बकरी होती है, उससे ये प्राप्त की जाती है ऊन। आगे देखते हैं, पश्मीना शॉलें बहुत गर्म होती हैं और यह मोटी। देखिए इनकी विशेषता क्या है? पहली बात तो ये सर्दी के मौसम में बहुत गर्म होती हैं, लेकिन पतली भी बहुत होती हैं साथियों, मोटी नहीं होती हैं। और एक पश्मीना शॉल को बनाने में कम से कम यानी कि लगभग 72 घंटे का समय लगता है। आगे देखते हैं साथियों, आगे साथियों बात कर रहा है इसमें किसका? केंचुआ। अब केंचुआ के बारे में आप जानते होंगे बहुत सारे बच्चे, केंचुआ क्या होता है? यानी केंचुआ भूमि के अंदर रहता है, पहली बात तो आपको पता है, और भूमि को उपजाऊ बनाने में मदद करता है, आप जानते होंगे। और इस केंचुआ को ही किसान का मित्र कहा जाता है। वही साथियों एक इसमें बुक में लिखा गया है कि मनुष्य द्वारा पाला जाने वाला पहला पशु कौन सा था साथियों? कुत्ता था। और हजारों वर्ष पूर्व कबूतरों का प्रयोग संदेश भाग के रूप में किया जाता था, ये लाइन में लिखी गई है। यानी कि जब अब तो हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को कोई संदेश पहुंचाना होता है तो डायरेक्ट अपने मोबाइल से कॉल करते हैं और उसको संदेश पहुंचा देते हैं। लेकिन प्राचीन काल में, पुराने समय में, जब ये सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध नहीं थी, उससे पहले जो कबूतर होते थे साथियों, वो हम कबूतरों के द्वारा अपने संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते थे साथियों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप चैनल को वीडियो को लाइक कर सकते हैं। पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और इसी प्रकार मैं EVS की बुक को पार्ट 1 कराया है मैंने, इसके बाद में पार्ट 2 लेके आ रहा हूँ, तो उसी प्रकार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार जुड़े रहिए साथियों, आपको मैं कंप्लीट तैयारी कराता रहूँगा साथियों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए साथियों व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए साथियों। जय हिंद, जय भारत।